नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीटेट की जो 7 जुलाई में एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, जिसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो क्या है कि 6 फरवरी 2023 को एग्जामिनेशन हुआ था, क्या 6 फरवरी 2023 को जो एग्जामिनेशन ऑनलाइन हुआ था उसके मैथ का जो सेक्शन है 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, उसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराया जाएगा। उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ओके दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 2/7 प्लस 7/2 इज इक्वल टू किसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी 51/14, ऑप्शन सी 3 होल 11/14 और ऑप्शन डी 55/14। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर आप मैथ को सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा और आप नंबर अच्छे गेन करेंगे मैथ में। ओके दोस्तों, ये बहुत हलवा सी मैथ है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या दिया हुआ है, 2/7 और 7/2 दिया गया है। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 2 और 7 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, 2 और 7 का एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 14 हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा एलसीएम, देखिए जब प्राइम नंबर रहता है तो उसका एलसीएम उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एलसीएम हो जाता है। ठीक है, 7 और 2 भी प्राइम नंबर है, बट ये 2 इवन प्राइम नंबर है और 7 क्या है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा एलसीएम। जब 14 एलसीएम हो जाएगा तो 14 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई किसमें, 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। उसके बाद जब फिर इस 2 से डिवाइड 14 में करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई फिर इस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो 4 + 49 ऊपर हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 14। 4 + 49 को जब ऐड करेंगे तो 53 हो जाएगा बाई 14, 53/14। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 53 में 14 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 × 42 हो जाएगा और 11 बच जाएगा, क्या शेष बच जाएगा 11/14 मीन्स 3 होल क्या हो जाएगा 11/14, 3 होल 11/14। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 3 होल 11/14। दोस्तों ध्यान से समझिएगा इन सब चीज़ों को, जिससे कि आपको मैथ में आसानी मिलेगी समझने में। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। क्या अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब ये होता है जो घटते क्रम में, बड़ा से छोटा के क्रम में रहेगा उसे हम अवरोही क्रम कहेंगे। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, 20.2, 2.20, 2.022, 2.02, 2.002 और 0.222 ऐसे करके दिया हुआ है। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है कि 20.2 और 2.20 और 2.02, 2.022 और 2.002 और 0.222। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि 20.2, 2.02, 2.022 और 2.20, 2.002, 0.222 ऐसे करके दिया हुआ है। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है कि 2.02 और 2.002, 2.20, 2.022, 2.20.2, 0.222। ओके दोस्तों, ये ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ये ऑप्शन दिए गए हैं। आइए इसको कैसे देखते हैं, कैसे क्या किया गया है। देखिए क्या दिया है कि अवरोही जब संख्याओं को बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर घटते क्रम में लिखते हैं तब इसे अवरोही क्रम कहते हैं। विकल्प जो ए था उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 20.2, 2.20 और 2.002 और 2.02, 2.002
तो 0.22, ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा और वही क्रम में होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि 4, 5, 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज और 5, 6, 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज में अंतर क्या होगा? सार्वगुणज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल। क्या? लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे सार्वगुणज में, ठीक है। तो 4, 5, 6 का कॉमन जो मल्टीपल होगा क्या होगा? 4, 5, 6। तो 4 और 5, 6। आइए इसको एलोब्रेशन में देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए दोस्तों, मीन्स कहने का मतलब ये है कि 4, 5, 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल खोजा जाएगा तो क्या होगा? इसका एलसीएम निकालना रहेगा। एलसीएम निकालेंगे 4, 5, 6 का, तो मैं बता दूं कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं मीन्स सीरियल नंबर होते हैं तो उसका एलसीएम जब निकाला जाता है 4, 5, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 4, 5, 20, 20 6 का 5 चौक 20, 20 6 का 120, मीन्स 120 होगा बट वो कम में हो जाएगा जो चारों नंबर से कटे। क्या हो जाएगा? चारों नंबर से कट जाएगा तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 4, 5, 6 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ओके दोस्तों, 4, 5, 6 का क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है? 5, 6 और 10 का सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा? तो 30 हो जाएगा। तो 30, ये 30 हो गया और ये 60 हो गया। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? अभिष्ट अंतर 60 - 30 बराबर 30 हो जाएगा। 60 - 30 बराबर 30। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 30 हो जाएगा सार्वगुणज मतलब एलसीएम। मतलब इसका घटाएंगे तो सबसे छोटा सार्वगुणज का अर्थ वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं का पूरा जब विभाजित करती है तो उसे सार्वगुणज कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। मीन्स 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 हो जाएगा। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 999। जब इसको अंतर करेंगे तो 10 में से क्या हो जाएगा? 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा और 9 में से 9 जाएगा तो 0 और 9 में से 9 जाएगा तो 0 और 9 तो 9001 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9001। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कैसे इसी तरह लगाया गया है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। क्या दिया गया है कि 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077, 7,707 और 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना चाहिए? मतलब इन दोनों को तीनों को जोड़ने के बाद उसमें क्या जोड़ेंगे कि इतना आ जाएगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन सबों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसमें x ऐड करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। तो इससे हम लोग कर सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, कैसे क्या क्या करेंगे उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। ओके दोस्तों, क्या है कि सबसे पहले हम इन सबों को ऐड कर देंगे। जो नंबर दिए गए थे इन सबों को ऐड कर देंगे। इसमें भी फिर ऐड करने के बाद हम प्लस x करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटली ये आ जाएगा। जो हमको वैल्यू पता नहीं है x, उसको जोड़ने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, तो इन सबों को जोड़ने के बाद प्लस x किए तो कितना आ गया? ये 21,791 आ गया। प्लस x करेंगे तो 27,777 आ जाएगा। जब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इस नंबर को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 27,777 माइनस 21,791, x का मान जब निकलेगा क्या? 5,986। क्या? 5,986 निकल जाएगा। तो इस तरह करके हम सॉल्व करके ला देंगे x का मान 5,986। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी 5,986। ये सब क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है बट इसको अगर आप किए रहेंगे, ये कि टाइम टेकन प्रोसेस रहता है, टाइम कम रहता है, जिससे कि आसान से आप ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। 90 से प्लस नंबर तो ला ही सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी, क्या 320 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं। क्या? 1/4 लड़की हैं, गर्ल हैं। क्या है? 1/4 गर्ल हैं
और शेष लड़के हैं। तो 320 का 1/4 कितना हो जाएगा 320, 4/32 मतलब 80 हो जाएगा। ये 80 लड़कियां हैं। कितनी हैं 80 लड़कियां हैं, ठीक है। और लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं। 2/3 क्या है खिलाड़ी हैं। अगर हम 320 में से 80 निकाल देते तो लड़का आ जाएंगे, में से कितना आ जाएगा ये 0 और 12 में से 8 जाएगा तो 4 और ये हो जाएगा 240। 240 लड़के हो गए। कितने हो गए 240 लड़के और 2/3 खिलाड़ी हैं। क्या है 240 का 2/3 खिलाड़ी हैं, में से 2/3 3 3 वाले 24 हो जाएगा 80, 80 दूनी 160, 160 क्या हो जाएंगे खिलाड़ी हैं। 160 खिलाड़ी हैं तो 160 में से 240 घटा देंगे तो कितना जाएगा 80 आ जाएगा। 80 जो है खिलाड़ी नहीं है। कितने क्या है उसमें से पूछा गया है कि उन लड़कों की संख्या बताना है कि जो खिलाड़ी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या ऑप्शन ए, 80 लड़के जो हैं वो खिलाड़ी नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए दोस्तों कैसे सॉल्व किया गया था। मैंने जैसे बताया वैसे ही सॉल्व किया गया था। कैसे क्या कि विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या 320 है और कुल विद्यार्थियों की संख्या में 1/4 लड़कियां हैं। तो 1/4 लड़कियां तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 320 का 1/4 80 लड़कियां हो जाएगी। कितना हो जाएगा 80 लड़कियां हो जाएंगी और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा 320 - 80 बराबर 240 हो जाएगा। जब लड़के पूरे स्टूडेंट के संख्या में से टोटल संख्या में से क्या हम 80 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा ये लड़कों की संख्या हो जाएगी 240। ठीक है दोस्तों, अब बोला गया है ये कि 240 का 2/3 जो है वो स्टूडेंट खेलते हैं। क्या करते हैं खेलते हैं 2/3। जो लड़के खिलाड़ी हैं उनकी संख्या 240 × 2/3। जब इससे डिवाइड करेंगे 3 और 24 हो जाएगा 80 आ जाएगा यहाँ पे। अब 80 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 160 आ जाएगा। 160 ये हो जाएगा जो खेल रहे हैं। अब 160 240 में से घटाएंगे तब पता चल जाएगा कि जो लड़के खेलते नहीं है उसकी संख्या पता चल जाएगा। तो 240 - 160 बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए दोस्तों, सीटेट में क्या करता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं जिसको पढ़ने में भी आपको टाइम लगे और टाइम खत्म हो जाती है अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस किए रहेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही आप सीटेट पास कर लेंगे। ओके दोस्तों, नहीं तो बहुत दिक्कत है। जो एक बार पास नहीं कर पाते वो बार बार फेल ही होता है सीटेट में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि एक टैक्सी का मीटर 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपये का भाड़ा दिखाता है। क्या 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपये किराया दिया। क्या 190 रुपये किराया दिया तो उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी होगी। तो ऑप्शन ए 12 किलोमीटर, ऑप्शन बी 13 किलोमीटर और ऑप्शन सी 14 किलोमीटर, ऑप्शन डी 10 किलोमीटर। ये कैसे होगा आइए इसको ध्यान से समझते हैं। ओके दोस्तों, क्या है कि 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए भाड़ा 40 रुपया लग रहा है। जो फर्स्ट 2 किलोमीटर है उसके लिए 40 रुपया लग रहा है। तो शेष यात्रा के लिए बचे रुपये क्या है तो 190 - 40 बराबर 150 रुपये। शेष यात्रा के लिए क्या है 150 रुपया ले रहा है। ठीक है, अब 1 किलोमीटर की यात्रा के लिए रुपया भाड़ा क्या 15 रुपया ले रहा है। पहले तो क्या लिया कि 20 रुपया लिया, लेकिन अब 2 किलोमीटर के बाद फिर 15 रुपया लेने लग रहा है। ठीक है, तो 15 रुपया में 1 किलोमीटर जा रहा है तो 150 रुपया में कितना जाएगा 150 रुपया में कितना जाएगा तो 1/15 गुणे 150 बराबर 10 किलोमीटर जाएगा। और पहले से 2 किलोमीटर ये चला हुआ है 10, अतः मोहन के घर के ऑफिस की दूरी कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर बराबर कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 12 किलोमीटर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सब सारे क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आ जाएंगे। ओके दोस्तों, एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। क्या एक बाल्टी है जैसे तो उसमें क्या है 2/7 भाग में पानी है, 2/7 पार्ट में पानी है और बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। 2/7 मीन्स मतलब कहने का मतलब क्या है कि 5/7 ये ऊपर जो है 5/7 भाग में भरने के लिए 15 लीटर पानी भरने की जरूरत है। ठीक है, तो बाल्टी की धारिता क्या होगी 15 लीटर 5/7 है तो 5/7 बराबर 15 क्या है कि 5/7
7 बराबर 15 लीटर है, तो 15 लीटर है, ठीक है। तो धारिता पूछ रहा है, तो एक बटे एक के लिए क्या हो जाएगा, तो 15 गुणे 7/5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पूरा कितना हो जाएगा, आइए इसको देखते हैं ध्यान से क्या दिया गया है। क्या दिया गया है आसानी से समझते हैं, ठीक है। क्या दिया गया कि बाल्टी में पानी की मात्रा 2/7 भाग भरी हुई है, क्या 2/7 भाग भरी हुई है। और जब हम इसको देखते हैं 2/7 भाग, तो खाली भाग कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2/7 बराबर 5/7 हो जाएगा, ठीक है, 5/7 हो जाएगा। तो 5/7 भाग पानी में भरने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा क्या है, 15 लीटर है। 5/7 को भरने के लिए 15 लीटर है, अतः पूरे बाल्टी की धारिता कितना हो जाएगी, 15 गुणे 7/5 कितना हो जाएगा, 15 गुणे 7/5 उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 3 15, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 लीटर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 21 लीटर वहाँ पे जो था सही से लिख नहीं पा रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे चले आए। ओके दोस्तों, 21 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 मतलब शाम को 12:05:17 मतलब शाम को 5:40 पे चलती है PM पे, ठीक है। तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 पे पहुंचती है, मतलब 12:10:22 10:15 पे पहुंचती है, ठीक है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने में लगा समय कितना हुआ, इसको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, किससे, 22:15 है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 17:40 से, ठीक है। अब ये 15 है, अब बताइए यहाँ से ये 15 में से 40 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ से 1 घंटा ले लेंगे तो 60 मिनट, 1 घंटा जाएगा तो 60 मिनट में आ जाएगा। 60 मिनट इसमें जोड़ देंगे, 60 10 70 75 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा इस तरह करके। अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 कैरी यहाँ से ले गए थे इसलिए 1 हो गया। अब एक में से घटाएंगे 7 को, घटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 11 ले लें, 11 में से 7 जाएगा, 1 ले लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 7 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 घंटा 35 मिनट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 घंटा 35 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 4 घंटा 35 मिनट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये ऐसे ही सॉल्व किया गया है, क्या दिया हुआ है, 4 घंटे 35 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, क्या दिया हुआ है, एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़ करके एक आयत का रूप दिया जाता है। क्या किया जाता है, एक आयत का रूप दिया जाता है। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। दोस्तों देखिए समझिए ध्यान से, ये तार है, क्या है, तार को मोड़ करके कैसे किया गया है, ध्यान से समझिएगा। ओके दोस्तों, एकदम ध्यान से समझेंगे कि ये क्वेश्चन आ जाएगा और आप समझ भी जाएंगे कैसे लगाना है ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। क्या बोला है कि एक तार की लंबाई क्या है, 90 मीटर। जैसे ये तार है, ठीक है, ये तार इतना बड़ा दिया गया जिसका लंबाई क्या है, 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हम इस तार को हम रेक्टेंगल मतलब आयत में कर रहे हैं, किसमें, आयत में कर रहे हैं, आयत ऐसे बना दिए, इसी तार को ऐसे मोड़ के कर दिए, अब उसके बाद क्या बोला कि इसकी जो लंबाई है वो कितना है, लंबाई कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, लंबाई कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, नहीं चौड़ाई जो है इसका 15 सेंटीमीटर दिया हो, क्या इसकी जो चौड़ाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर है, क्या है इसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 15 हो जाएगा, और ये L जो है लंबाई ये पता नहीं है, ठीक है। तो हमको जब लंबाई निकालना रहेगा तो 2L+B से निकालेंगे, किससे, 2 ब्रैकेट में L+B इसके परिमाप से निकालेंगे। ये पेरीमीटर होता है क्या, आयत का पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर, मतलब जो तार था हमारा इतना लंबा 90 सेंटीमीटर लंबा था। और जब इसको 2 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, L+15 बराबर 45 जाएगा। अब इस 15 को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 में से 15 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। देखिए ध्यान से देखिए, इसको फिर से देखिए कि 2L+B बराबर 90 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। 2 ब्रैकेट में L+15 बराबर 90 सेंटीमीटर। फिर जब L2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे तो 2L+30 हो जाएगा। और जब 2L+30 हो जाएगा फिर इस 30 को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा।
22L बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो L बराबर क्या हो जाएगा 60 में से 30 में 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये L का मान गया, क्या आ गया, ये L का मान आ गया। और उसके पहले ये L का मान आ गया और B का मान क्या दिया हुआ था 15 दिया हुआ था, मतलब चौड़ाई का मान 15 दिया हुआ था। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी होता है। तो 30 इंटू 15 करेंगे तो 15 3 45, 45 में एक जीरो कर देंगे तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझिए। क्या दिया हुआ है, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 है। क्या, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक होगी, 395 से कितनी अधिक होगी, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्या दिया हुआ है कि 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है, 4 प्लस 2/3। समकोण का मतलब 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, जहां पे राइट एंगल आएगा या समकोण आएगा उसका मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो 4 प्लस 2/3 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 12, 12 में 2 देंगे 14, 14/3 हो जाएगा। 14/3 गुणे 90 कर देंगे तो कितना, 3 से इसको काट देंगे, 3 3 के 9, ये हो जाएगा 30, 4 42, कुल मिलाकर क्या आ जाएगा 14 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। ये 420 आया तो ये पूछा कि कितना अधिक होगा, 395 से कितना अधिक होगा। अतः अभिष्ट संख्या 420 माइनस 395 करेंगे तो 25 अधिक होगा। कितना अधिक होगा, 25 अधिक होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, राइट ऑप्शन 25 डिग्री अधिक होगा 395 से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, 12 दिया है कि निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। क्या, निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। इसकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं होंगी और उसके बाद फिर क्या है, यह एक बंद आकृति है, क्लोज्ड फिगर है। नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं। जब बराबर और समांतर हैं तो इसके ऑप्शन क्या देंगे, अगर 4 भुजाएं हैं तो हो सकता है कि वो रेक्टेंगल हो या हो सकता है स्क्वायर हो सकता है कि वो पैरेललोग्राम हो। ठीक है, ये सारी चीजें होने की संभावना है। यह एक बंद आकृति तो ये सब सारे तीनों जो मैंने बताया कि वो सब क्या है, क्लोज्ड आकृति ही हैं। ठीक है, और जब पैरेलल और समांतर की बात कर दिया तो मीन्स कहने का मतलब पैरेललोग्राम ही होगा। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अभी दोस्तों एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या दिया है कि इसके सभी कोण 90 डिग्री पे, इसके सभी कोण 90 डिग्री पे हैं। तो रेक्टेंगल दिया, क्या दिया, रेक्टेंगल, केवल आयत, केवल आयत तो हो नहीं सकता है, हो सकता है कि वो और भी चीजें हो सकती है। ठीक है, और ऑप्शन बी किया जाएगा केवल वर्ग, तो वर्ग भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, आयत या वर्ग, या आयत या वर्ग। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, केवल समचतुर्भुज। तो दोस्तों इसको मैं बता दूं कि आयत या वर्ग दोनों हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आयत या वर्ग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आयत या वर्ग होने के गुण क्या है, देखिए इनकी 4 भुजाएं होती हैं और ये एक बंद आकृति हैं। इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं, इनके सभी कोण 90 डिग्री की होती हैं। तो ये आयत और वर्ग होने के गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है उसके बारे में ध्यान से समझते हैं। ध्यान से समझेंगे, देखिए मैथ समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। अगर ध्यान से समझेंगे सारी चीज़ें समझ लेंगे। ठीक है, क्या दिया गया है कि 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। क्या है, 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित के प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। क्या दिया गया, 16, 36, 45, 47, 30, 22, 34, 35, 39, 40, 37, 28, 47, 31, 33, 38, 42, 44 और 49, 39, 27, 40, 35, 43 और 33 ये सारी चीज़ें दी गई हैं। क्या कि 25 विद्यार्थियों के मार्क दिए गए हैं, प्राप्तांक दिए गए कि उन्होंने कितने पाया। ठीक है, अब दिया गया आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आरोही क्रम में कर लेंगे। क्या, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पता कर सकते हैं। ओके दोस्तों,
आइए इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में समझ ले रहे हैं क्या कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि 25 विद्यार्थियों के गणित में आरोही क्रम में लिखने पर क्या 16, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 42, 43, 45, 44, 47, 47 तक करके क्या दिया हुआ है, तो 32 और 42 के बीच में क्या 32 और 42, तो ये 32 और 42 मतलब कि 31 के बाद 32 आएगा, तो यहाँ से लेकर के 32 से लेकर के 42 का मतलब यहाँ 42 के बीच में बोला है ना, तो ये 40 तक कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। उसके बाद 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 40 कितने स्टूडेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 स्टूडेंट होंगे जो कि पाए होंगे क्या 32 और 42 के बीच में नंबर पाए होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा राइट ऑप्शन 12 स्टूडेंट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है इसको ध्यान से समझिए। क्या दिया है कि निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। किसको, कंप्यूटरों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं 6 दिन मतलब कि एक सप्ताह में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या को। क्या दिया गया है कि मंडे को 28 बेच रहा है, कितना बेच रहा है मंडे को 28, ट्यूसडे को 25 और वेडनेसडे को 37 और थर्सडे को 23 और फ्राइडे को 38, सैटरडे को 25, ये बेचा गया है उसका कंप्यूटरों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन क्या किया जा रहा है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन किया जा रहा है कि सोमवार, बुधवार और शनिवार को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या तथा मंगलवार तथा बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का कुल संख्या में अंतर क्या होगा। मीन्स जो दिया गया है इस क्वेश्चन सोमवार, बुधवार और शनिवार को, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर मंगलवार तथा बृहस्पतिवार और शुक्रवार की जो दिया बेचा गया संख्या उसको ऐड करेंगे। अब ऐड करके उसका हम डिफरेंस करेंगे। अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है उसका अंतर पूछ रहा है। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है, क्या ऑप्शन ए दिया हुआ है कि 3, ऑप्शन बी 4 और ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। इसका ये आइए इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए दोस्तों क्या दिया है, सोमवार, बुधवार और शनिवार को विक्रेता के द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 28 प्लस 37 प्लस 25। जब इन सबों को ऐड करेंगे 5 7 12 12 5 8 7 15 15 5 20 को 0 कैरी 2 और 2 3 5 5 2 7 2 में 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 90 आ गया। ठीक है, ये 90 आ गया। और मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या क्या हो गया 25 प्लस 23 प्लस 38 मीन्स 5 3 8 और 8 में 8 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 को 6 हासिल का हाथ 1 और 2 2 4 3 7 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। ये 90 बेचा गया, इसमें 86 हो 86 बेचा गया। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, क्या करना है डिफरेंस करना है, तो अतः अभिष्ट अंतर क्या आ जाएगा 90 माइनस 86 बराबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों। तो डिफरेंस 4 आ गया था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 4 आ जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है 1 बराबर 1 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है 3 5, ये विषम संख्या है, क्या है 3 5 बराबर 8 आ गया। ठीक है, 7 9 और 11 विषम संख्या को जब ऐड करेंगे 27 हो जाएगा। उसी तरह फिर 11 के बाद जो विषम संख्या है, मतलब ये 3 विषम संख्या, उसके बाद 4 विषम संख्या को 13 15 17 19 को ऐड करेंगे तो 64 आ जाएगा। उसी तरह अब ऐड करेंगे किसको 19 के बाद 5 संख्याओं को ऐड करेंगे। ठीक है, किसको ऐड करेंगे 19 के बाद 5 संख्याओं को, तो क्या हो जाएगा 19, उसके बाद 21, उसके बाद फिर 23, 23 के बाद फिर 25, 25 के बाद फिर 27। इन सब नंबरों को ऐड करने के बाद क्या आएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा ये पैटर्न जिसके अकॉर्डिंग दिया गया है, तो क्या होगा देखिए क्या दिया हुआ है 1 बराबर 1, 3 प्लस 5 बराबर 8 और 7 प्लस 9 बराबर 11 प्लस बराबर 27, 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 बराबर 64। उसी तरह क्या हो जाएगा कि 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 बराबर क्या हो जाएगा 125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा
125 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 125 ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया हुआ क्या है, ध्यान से समझिएगा, नोट में क्या दिया? उपरोक्त पैटर्न में क्रमशः विषम संख्याओं का योग प्रदर्शित है। क्या? क्रमशः विषम संख्याओं का योग प्रदर्शित कर रहा है तथा अगली पंक्ति में बढ़ने की पर क्रमशः अगली विषम संख्या से शुरू किया जा रहा है। और पहली पंक्ति में एक विषम संख्या का योग है, तो दूसरी पंक्ति में 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तीसरी में 3 क्रमागत विषम संख्या का योग, और चौथी में 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, और पांचवी में 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, जो होगा 125 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्या? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। यही मैंने बोला ना कि सीटेट में बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं जिसको पढ़ने में भी आपका टाइम खत्म हो जाएगा। क्या दिया? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक कोष्ठीकरण, कंपार्टमेंटलाइजेशन, यह क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है उनकी क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर यहाँ एक कक्षा के विद्यार्थियों का विभिन्न खंडों में व्यवस्थित रूप से विभाजन करना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे क्षमता जो है उनका कम है, ज़्यादा है, अगर उसको आप समावेशी शिक्षा की तरह ले रहे हैं तो बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं, जिससे कि वैसी कक्षा होनी चाहिए कि जिसका कमज़ोर बच्चा भी है और एक तेज बच्चा भी है, तो दोनों बच्चों को साथ में लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी दिया गया कि यह स्कूली व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। मीन्स ठीक है, ये तो सुव्यवस्थित रूप से होती ही है। मीन्स 1 to 5 के लिए अलग से टीचर होते हैं, 6 to 5 के लिए अलग से टीचर, उनकी एलिजिबिलिटी कुछ अलग होती है, और उसके बाद फिर जो आगे जो सेक्शन है उनके लिए अलग से टीचर होते हैं। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑप्शन डी दिया हुआ, यहाँ विद्यालय और कॉलेज के गणित के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। तो विभाजन नहीं रहता है। क्या इस समय एनसीईआरटी हर जगह विद्यालयों में यूज किए जा रहे हैं? 1 to 5 के लिए एनसीईआरटी है, 6 to 8 के लिए एनसीईआरटी, हर एक विद्यालय के लिए एक ही सिलेबस है। ओके दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं कैसे क्या हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके दोस्तों, क्या दिया गया है कि ऑप्शन नंबर बी के बारे में दिया गया कि कंपार्टमेंटलाइजेशन एक रक्षा तंत्र। क्या है? कंपार्टमेंटलाइजेशन एक रक्षा तंत्र है जिसमें विरोधाभास की असुविधा से बचने के लिए लोग मानसिक रूप से परस्पर विरोधी विचारों और भावनाओं या अनुभवों को अलग अलग करते हैं, और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक हो कोष्ठीकरण, कंपार्टमेंटलाइजेशन, यह प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद को दर्शाता है। ओके दोस्तों, दर्शाने के आधार पे कोष्ठीकरण के आधार पे क्या दर्शाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद होता है। मीन्स प्राइमरी कक्षा के लोग, प्राइमरी विद्यालय के टीचर और हाई स्कूल के टीचर से बात ही नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, ओके दोस्तों, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, इसमें सर्वाधिक उपयुक्त की बात की गई है, जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसी ऑप्शन को सही करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि इन परीक्षाओं की व्यक्तिनिष्ठता उन्हें संदर्भनात्मक बनाती है। मीन्स द सब्जेक्टिविटी ऑफ दीज टेस्ट मेक देम कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है कि इन परीक्षाओं को केवल कम आबादी पर ही संचालित कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोगों पे संचालित कर सकते हैं। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि ये बहुत अधिक रूप से पक्षपाती होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ जो पक्षपाती होती है, अगर बच्चों को अगर आप अच्छे से सिखाते हैं, टीचर अगर अच्छे हैं, तो सारे बच्चे मैथ सीख सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है दोस्तों। ये बच्चों की, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, ये बच्चों की क्षमता तथा समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसके पहले हम लोग इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या, एक मानकीकृत परीक्षण का कोई भी वह रूप जिसमें सभी परीक्षाओं को समान प्रश्नों के उत्तर देने के लिए या प्रश्नों की एक सामान्य बैंक से प्रश्नों का चयन करना होता है और मानक या सुसंगत तरीके से स्कोर किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो एग्जामिनेशन होती है हर एक क्लासों के लिए अलग अलग होती है। बच्चों को अगर सारी चीज़ें अच्छे से सिखाई जा रही हैं तो बच्चे अच्छे से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जो व्यक्तिगत छात्रों या छात्रों के समूह के सापेक्ष प्रदर्शन की तुलना करना संभव बनाता है। मीन्स क्लास 1 का स्टूडेंट है तो उसके क्लास 1 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो वो बच्चा अगर सिखाया गया उसको तो अच्छे से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। यह कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है कि ये बच्चों की क्षमता तथा क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। 6 - 3 = 4 ला रहा है। क्या ला रहा है, 6 - 3 = 4 ला रहा है और 6 + 4 = 10 कर रहा है। कितना कर रहा है, 10 कर रहा है। उसके बाद 2 + 7 में जब ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 2 + 7 तो सही आ रहा है, 9 होगा। ठीक है, और 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, 3 ये ला रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रॉब्लम, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है। तो ऑप्शन ए स्थानीय मान का, ऑप्शन बी समानुपातिकता का, ऑप्शन बी पश्चगामी पश्च गिनती का करना और ऑप्शन डी क्या, संख्यांक एक संख्याओं का बोध में दिक्कत इसको हो रही है। ठीक है, देखिए क्या है। अब चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैसे क्या है दोस्तों कि बच्चों द्वारा योग और घटाव की प्रक्रिया 6 - 3 = 4 कैसे हुआ। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 तो होगा नहीं क्योंकि 3 आएगा। ठीक है, और 6 + 4 = 10 आएगा। 2 + 7 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये दोनों तो सही है, ये 9 - 7 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। कैसे आ रहा है, इस बच्चे द्वारा गलत अवधारणा पश्चगामी गिनती करने से हुए। पश्चगामी पश्च गिनती करना, पश्च गिनती करने का अर्थ है कि पीछे गिनी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को पीछे की ओर गिनकर घटाना। 6 - 2 कर रहा है तो 4 आ रहा है और 9 - 6 कर रहा है तो 3 आ रहा है। ओके दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। मीन्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 17 का पश्चगामी पश्च गिनती, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ, गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके सब महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। ऑप्शन बी क्या दिया, जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए और उसे जो मापने में सरल हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी और डी। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि गणितीय समझ के आकलन में खुले सिरे वाले ओपन सिरे वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ताओं की प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए, फीडबैक देनी चाहिए। ठीक है, तो इसका एलोब्रेशन क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या दिया गया है एलोब्रेशन। इसका एलोब्रेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है कि गणित में आकलन के प्रासंगिक पहलू क्या हैं। गणितीय समझ के आकलन में खुले सिरे वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्या, ओपन इंड वाले खुले सिरे वाले प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और गणितीय आकलन में शिक्षक विद्यार्थियों का गणित विषय आकलन कर प्रस्तुति फीडबैक प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या है, गणितीय आकलन का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का मापन करता है, न कि सरल का मापन। और गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। तो अतः विकल्प ए इसका सही कम प्रासंगिक होगा। क्या होगा, कम प्रासंगिक होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कम प्रासंगिक
होगा, सबसे कम प्रासंगिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। क्या दिया हुआ कि प्राथमिक स्तर पे, क्या प्राथमिक स्तर पे, एलिमेंट्री स्तर पे गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण है? तो बच्चों को संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर के स्वयं खेलने की अनुमति देना। और ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है कि अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्थरों, डंडियों जैसी सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को समृद्ध करती हैं। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी क्या है कि शिक्षक शिक्षिका खेल के मैदान में गणित का शिक्षण कर रही हैं। ऑप्शन डी क्या है कि बच्चों को वीडियो गेम्स खेलना सिखाना, क्योंकि ये गणितीय चिंतन को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है इसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि पेडागॉजी पूछा जा रहा है, मैथ की पेडागॉजी जो है वो पूछी जा रही है। इसको अगर आप पहले से समझे रह रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल का उपयोग सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या मीन्स बच्चों को खेल खेल में सिखाएंगे गणित तो अच्छे से वो सीख जाएंगे। ठीक है, बच्चों में गणितीय अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षकों को प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्थरों और डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, कैसे होगा? क्वेश्चन 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मीन्स अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिकाओं प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्थर, डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करेंगे, खेलते हुए शिक्षा को देंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए। क्या अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए? ऑप्शन ए क्या है? एक प्रश्न में कई जटिल अवधारणाएं का समाकल होना। और नेक्स्ट क्या है? अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न देना। और नेक्स्ट क्या है? गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना। क्या प्रॉब्लम, कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम देना। ऑप्शन डी क्या है कि औपचारिक कलन विधि का अभ्यास कराना। क्या औपचारिक कलन विधि का अभ्यास कराना। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो डिस्क्रिप्शन है क्या कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में गणितीय संदर्भात्मक समस्याएं होना अनिवार्य है, जिससे बच्चों में गणितीय ज्ञान का विकास होता है। क्या गणित के ज्ञान का विकास होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि स्थानीय विषय, क्या स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए। ऑप्शन बी क्या दिया है? सभी स्कूल पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तकों को इस तरह के से तैयार करना चाहिए कि जो विद्यालय और समुदायों की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। दोस्तों ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए। नहीं, केवल मौखिक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, स्थानीय भाषा में नहीं, उसको ग्लोबली चीज़ों भी सिखाना चाहिए, जिससे कि अगर वो बच्चा आने वाले समय में अगर और कहीं पे भी विदेश में भी जाकर के वो चीज़ों को सीख रहा है, पता चल रहा है उसके बारे में, तो वो उसको जान जाएगा अच्छे से। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। मीन्स सभी पाठ्य पुस्तकों को नहीं, हिंदी तो हिंदी में होती ही है, लेकिन और भी जो लैंग्वेज है उन सबों को भी सिखाना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर वो स्टूडेंट जो है कि अगर इंडिया में है तो हिंदी भाषा का यूज करेगा, अगर मान लीजिए वो
बच्चा जो है अगर विदेश में अमेरिका में चला गया तो अमेरिका में गया तो फिर उसको इंग्लिश आना जरूरी है, इसलिए इंग्लिश की भी ग्लोबली जो लैंग्वेज है उनको भी सिखाना चाहिए। आप इसमें देख भी रहे होंगे कि और भी जो स्कूल हैं जैसे कि कॉन्वेंट स्कूल हैं तो उसमें फ्रेंच और भी जो लैंग्वेज है वो भी सिखाई जा रही हैं। तो दोस्तों ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, थर्ड वाला क्या है कि पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि जो कि विद्यालयों और समुदायों की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। ठीक है, मीन्स ये विद्यार्थियों और समुदायों के आवश्यकताओं के मुताबिक रहेगा, मीन्स उसके बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, तो ये वाला राइट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्या दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। जो वांछित बारीकियां हैं उसको क्या है और पूरक सामग्री को शामिल करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा। मीन्स टेक्स्ट बुक शैल बी कंटेन डिजायर्ड नॉनसेंस एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल्स एज पर लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड नीड। लोकल कॉन्टेक्स्ट और नीड के अकॉर्डिंग भी वो चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 और 4 हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, ये दिया गया है 3 और 4 हो सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 13 इसको ध्यान से देखेंगे। ओके दोस्तों, क्या दिया हुआ है कि कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्नों के जैसे 3/10, 7/10 और 15/10 इत्यादि को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा जाता है, तो वह क्या करता है कि 3/10 है तो इसमें क्या कर दिया कि 1.3 लगा दिया है। अब इसमें यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहिए लेकिन वो 1.3 लगा, ठीक है। उसके बाद 7/10 है तो उसमें 1.7 लगा दिया, तो ये गलत कर दिया। उसके बाद 15/10 है तो ये 2.10 लगा दिया। मीन्स पहले से ही 1 वो ऐड कर ले रहा है, लिखता है। तो इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है उसके बारे में अच्छे से ध्यान से समझते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? कक्षा में उसका लापरवाह रवैया, क्या लापरवाह रवैया हो सकता है। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है कि वह अंश और हर को जोड़ करके दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों में लगा रहा है। दोनों को जोड़ने के बाद फिर क्या बीचों में लगा रहा है। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन क्या है ये कि वह एक अलग प्रकार की गणितीय कलन विधि का उपयोग कर रहा है। ऑप्शन डी क्या है? वह गणित से डरा हुआ है और अतः यह त्रुटि कर रहा है। इसका कैसे डिस्क्रिप्शन क्या है इसको ध्यान से समझ लीजिए। क्या है कि कक्षा 5 के विद्यार्थी जब भिन्नों को इसको दशमलव बदलने के लिए दिया गया, 3/10 को 1.3 लिखा और 7/10 को 1.7 लिखा और 15/10 को 2.5 लिखा। तो इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छे स्पष्टीकरण यह है कि बच्चा अंश और हर को जोड़ करके दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीच में लगा रहा है। क्या दोनों को जोड़ करके प्राप्त संख्या के 10 में 3 जोड़ दिया तो 13 हो गया, 13 में फिर 1 पॉइंट बीच में लगा दिया। उसी तरह 7 को और 10 को जोड़ दिया 17 हो गया, 17 में 1.7 लगा दिया, 15 में 10 जोड़ दिया तो 25 हो गया, 2.2 में लगा दिया। तो इसका ये होगा राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि सर्वदा क्या एक शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। क्या शेष जो होता है या शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि हस्त कौशल। क्या हस्त कौशल सामग्री, क्या हस्त कौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें, जिनको विभिन्न तरीकों के बराबर समूहों में बांटें और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है कि अलग अलग शेषफल मिलाने पर आधारित विभाजन की केवल 2 समस्याएं अंकीय समस्याएं दे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया है कि श्यामपट्ट पर 1 या 2 विभाजन के प्रश्नों को हल करें और वांछित संबंध दर्शाएं। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है कि संबंध को प्रमाणित करने के लिए गुणन एवं योग का उपयोग करें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब वो कैसे होगा उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि एक शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है
प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी को समझाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि यह है कि हस्तकौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकरों इत्यादि का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए मैं बता दूं कि मैं दोस्तों मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं जब छोटा था तो मेरे घर वालों ने क्या किया था कि मुझे बोले थे कि आप मिट्टी का गोली बना लीजिए, मिट्टी का बहुत सारे 100 गोली बना लीजिए, उससे काउंटिंग करिए आप और काउंटिंग सीखिए। तो मैंने उस तरह ही सीखा। तो इस तरह बच्चों को अगर आप सिखाते हैं तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं दोस्तों। मीन्स कहने का मतलब कि वो इन सब चीज़ों से जो कंक्रीट चीज़ें होती हैं, कंकड़ होते हैं, गेंदों होती हैं, उसे सीखने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। उपयोग भाज्यों के रूप में करें और जिनकी विभिन्न तरीकों से बराबर समूह में बांटें और विद्यार्थियों को वांछित समय स्थापित करने दें। ठीक है, जैसे 51 टोकनों को 8 बच्चों में बराबर संख्या में बांटने पर कितना शेष टोकन बचेगा? तो बच्चों द्वारा प्रक्रिया में 8 बराबर संख्या को बांटे गए। क्या 8 बराबर संख्या में बांटेंगे कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 6 बटे 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 बटे 48। ये 8 बराबर संख्या है ना, 8 बार स्टूडेंट तो 48 हो जाएगा। बीच जाएगा कितना? 48, 51 में से 48 घटा देंगे तो 3 शेष बचेगा। ये शेष 3 बच जाएगा। ठीक है, 8 बच्चों को 6 समान टोकन देने के बाद 3 शेष बचा है। 8 बच्चों को 6 समान टोकन देने के बाद 3 शेष बचा है 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? देखिए, वैन हीले क्या है? वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृष्टिकरण के बुनियादी स्तर का अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए क्या है कि बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन बी क्या है कि इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रमेयों के निगमन से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी क्या है कि बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। और ऑप्शन डी क्या है? इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन सम ज्यामितीय आकृतियों की परिभाषाओं से संबंध होता है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या है कि वैन हीले ने ज्यामितीय चिंतन के 5 स्वर दिए हैं। लेवल 1 क्या? लेवल 0 क्या है? चक्षुषीकरण, क्या? विजुअलाइजेशन, किसी भी चीज को देखना। तो बच्चे सिर्फ वस्तुओं को उनकी आकृतियों के स्वरूप को और दिखावट के आधार पर वस्तुओं को पहचानने में सक्षम होते हैं। जैसे समोसे की आकृति को देखते हैं, समोसे की आकृति को देखेंगे तो उसे क्या समझेंगे? त्रिभुज बताएंगे। ठीक है, और बिस्किट की आकृति को देख करके आयत बताना समझेंगे, और रोटी की आकृति को देख करके वृत्त बताना समझेंगे। मीन्स जो कंक्रीट चीजें होती हैं उनको देखेंगे तब वो सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, लेवल 2 क्या है? लेवल 2 के बारे में डिस्कस करते हैं कि लेवल 1 विश्लेषण। इसमें बच्चा आकृति को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है। जैसे बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है। लेवल 2 क्या है कि अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शंस। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेवल 3 क्या है? औपचारिक। इसमें बच्चा आकृतियों के सूत्र ढूंढने लगता है। लेवल 5 क्या है? लेवल 4 क्या है? दृढ़ता, रिगर। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के आधार पर वस्तुएं बना लेता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्या है इसके बाद? अतः वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृष्टिकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है कि बच्चा ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है? राष्ट्र और बच्चों। क्या? राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 क्या है? NEP 2020 जो NEP 2020 है 2020 में जो के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन का साकार करने के लिए CDP जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। CDP का अर्थ क्या है? CDP का अर्थ क्या है? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, CDP का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए क्या है? सेंट्रल प्रोफेशनल डेवलपमेंट।
ऑप्शन बी क्या है, कोर प्रिंसिपल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी क्या है, करिकुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो दोस्तों आइए इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में देखिए। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन, राष्ट्र और श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा, उनका सशक्तिकरण कर जरूरी है। इस दृष्टि को कथन साकार करने के लिए CDP जैसे अवसरों को आरंभ किया गया। CDP का अर्थ है कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्या, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सतत व्यावसायिक विकास शिक्षकों को उनके क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ बनाए रखने में मदद करता है। इसका अर्थ है कि वे आज के छात्रों के लिए अधिक प्रासंगिक पाठ प्रदान कर सकते हैं, प्रासंगिक पाठ प्रदान कर सकते हैं और यह उन्हें नए कौशल और तकनीक विकसित करने की भी अनुमति देता है, जो समग्र रूप से बेहतर शिक्षक बनने में मदद मिलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट मीन्स कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में डैश की सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? ऑप्शन ए शिक्षकों की, ऑप्शन बी माता पिता अभिभावकों की, ऑप्शन सी शैक्षिक अधिकारियों की और ऑप्शन डी स्कूल निरीक्षक इंस्पेक्टर की। ओके दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मीन्स शिक्षकों की। किसकी? शिक्षकों की। मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उनके अनुसार उपचारित शिक्षण योजना बनाने में शिक्षकों की सहायता करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षकों की सहायता करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है? NCERT। क्या? NCERT के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो प्रतिफल है और उसका क्वेश्चन मार के चले जाएंगे। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना, पुनर्समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, और ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, और ऑप्शन डी के दे किसी 2 अंकीय संख्या में के स्थानीय मान को पहचानना। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे हुआ है इसको ध्यान से समझ लीजिए। क्या है कि NCERT के अनुसार कक्षा 1 के अभ्यर्थी के लिए अधिगम का प्रतिफल है 1 से 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना, और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि बिना पुनर्समूहीकरण 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना। ठीक है, किसी 2 अंकीय संख्या के में अंकों और के स्थानीय मान को पहचानना। जोड़ की अवधारणा का अर्थ है जोड़, घटाव, गुणा, भाग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये और उसका अतः NCERT के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थी के लिए अधिगम प्रतिफल राष्ट्रीय सी के नहीं है, सी सत्य नहीं है। क्या है? सी सत्य नहीं है। ये सी जो है ऑप्शन सी सत्य नहीं है, मीन्स जोड़ अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, गुणा तक नहीं है मीन्स जोड़ को है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए, क्या? भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है, श्री जोसेफ ब्रूनर के सिद्धांत के अधिगम सिद्धांत के किस मोड प्रकार का उपयोग यहाँ कर रहे हैं? तो ऑप्शन ए अमूर्त, ऑप्शन बी दृश्य मापिता आइकोनिक, ऑप्शन बी इनेक्टिव अभिप्रदर्शन इनेक्टिव, ऑप्शन डी सांकेतिक सिंबॉलिक। तो इसके बारे में जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शंस क्या है ध्यान से देखिएगा कि कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ द्वारा भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त चित्र का बनाना और उसके कुछ भागों को छायांकित करना। श्री जोसेफ यहाँ ब्रूनर के सदृश्य आइकोनिक सिद्धांत का उपयोग कर रहा है। और ब्रूनर का सिद्धांत क्या है? ब्रूनर थ्योरी लर्निंग। ब्रूनर के अधिगम 3 सिद्धांत ये हैं, अभिप्रदर्शन विधि और इनेक्टिव मोड, और ऑप्शन दूसरा क्या है? दृश्य मापिता विधि आइकोनिक मोड, और थर्ड क्या है? सांकेतिक विधि सिंबॉलिक मोड। तो नोट इसमें क्या दिया हुआ है? नोट भी ध्यान से समझ लीजिएगा कि नोट क्या है
कि ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 माह तक, क्या जन्म से 18 माह तक मतलब 1.5 साल तक अभिप्रदर्शन क्रियात्मक विधि और 18 से 24 माह तक दृश्यमापिता विधि और तथा 7 वर्ष की आयु तक की आयु से आगे सांकेतिक विधि और दृश्य प्रतिमा विधि। इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में दृश्य प्रतिमान बनाकर कुछ प्रकट करता है और इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। तो अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दृश्यमपिता मीन्स आइकॉनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइकॉनिक राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं दोस्तों। लास्ट वन है, क्या है? लास्ट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। ठीक है। ऑप्शन बी, आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है। ऑप्शन सी, एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी दिया हुआ है क्या कि किसी आकृति के आयामों को बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन से उसको ध्यान से समझ लीजिए। विकल्प ए में दिया हुआ है कि एक 40 मीटर की तार से एक वर्ग और एक आयत बना सकते हैं लेकिन उनका क्षेत्रफल भिन्न होगा। ठीक है, अतः कथन सत्य है। विकल्प बी क्या दिया हुआ है? किसी दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है किंतु उनका परिमाप नहीं हो सकता है, ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, तो ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है कि विकल्प डी, किसी आकृति के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान लगा नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका सत्य कथन नहीं सही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सही नहीं है। क्या? किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं किया जा सकता है, डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करिएगा, उसके साथ साथ स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। और भी है जो इसमें कुछ नोट के बारे में दिया गया, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि अतः कथन सत्य है। जो क्या, कौन सा कथन सत्य है? लास्ट वाला। अतः यह कथन असत्य है क्योंकि यदि किसी आकृति लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता है तो आकृतियों को आयतन निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि क्योंकि यदि किसी आकृति की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यदि नहीं पता है तो कुछ आकृतियों को आयतन निकाल सकते हैं। जैसे घन का यदि विकर्ण पता है तो उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो नोट, किंतु आयोग ने इस उत्तर का विकल्प डी माना है। क्या माना है? डी माना है कि आयोग ने इसका आंसर डी माना हुआ है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ओके दोस्तों, तो नमस्कार। वीडियो को इन करते हैं यहीं पे।